Good morning students. Welcome to our YouTube channel. Students, in this semester, now you are in third semester, and in third semester, I myself Anju Pal will teach you the subject Indian Banking System, IBS. Its code is 302. तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसके बारे में सबसे पहले मैं ये बताऊं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम जैसा कि नाम है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें इसमें बैंकिंग के रिगार्डिंग की सारी चीजें पढ़नी है कि बैंक क्या है, या आगे आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, each and everything will be discussed in this subject. So first of all I will tell you the details regarding this subject कि इस सब्जेक्ट में हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। तो उसके लिए मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का पूरा डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम सब्जेक्ट की, जिसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, बैंक्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, आरबीआई क्या है, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैसे है, ये सारी चीजें। देन कॉमर्शियल बैंक्स, देन रीजनल रूरल बैंक्स दैट इज आरआरबीज। हम इन सभी बैंक्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि ये दोबारा से हमें फिर से पढ़नी है यूनिट्स इन यूनिट 3, 4, 5 कि आरआरबी क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, ये सब हमें डिटेल में भी पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम इन सब चीजों का ब्रीफ पढ़ेंगे। देन अदर टॉपिक इज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लास्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये सारी चीजें हमारी फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में। देन वी विल मूव टू यूनिट 2। यूनिट 2 में हम टोटल पूरी की पूरी जो यूनिट 2 है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है कि एसबीआई का हिस्ट्री क्या है, एसबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरी यूनिट पूरी हमारी एसबीआई पर, मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था 1949 में, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। उसकी हिस्ट्री क्या है, एक टॉपिक है इसमें सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल क्या है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम सेकंड टॉपिक पे मूव करेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यहाँ पे हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को रिलेट करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक से। एंड द थर्ड टॉपिक इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नॉर्म्स पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो ये सारी के सारा थर्ड यूनिट है। नाउ वी विल मूव टू यूनिट 4 एंड यूनिट 4 इज ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्यों बनी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। दूसरा है रोल ऑफ रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल इंडिया। देन थर्ड इज प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड लास्ट वन इज प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। So this is all in unit 4. Now this is the last unit. We will move to unit 5 और हमारे सब्जेक्ट में IBS में टोटल 5 यूनिट्स हैं। फिफ्थ यूनिट इज रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर से हम डिटेल स्टडी करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ आरबीआई, एंड लास्ट टॉपिक इज मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो ये सारा का सारा हमारा सिलेबस है आईबीएस का। जब हम कोई भी नया टॉपिक, नई चीज पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रही है यहाँ पर कि आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बता पाऊँ कि आईबीएस में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने आपको सारा का सारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3,
यूनिट 4 एंड यूनिट 5 डिटेल में पूरा सिलेबस आपको अवेलेबल करा दिया है। इसको आप एक बार जरूर देखिए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या इस वीडियो को आप प्लीज पूरा जरूर देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देन नाउ वी विल मूव टू यूनिट 1। अब हम यूनिट 1 पढ़ाएंगे, जिसमें कि पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। देखिए, बैंकिंग कोई आज का ही नया सिस्टम तो आया नहीं है। बहुत सारे टाइम से, बहुत सो मेनी इयर्स बिफोर से ये चल रहा है, सो मेनी डिकेड्स से बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। तो इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इज elaborated and has been serving the credit and banking service needs of the economy। हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बैंक्स जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी लाइफ में भी, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, तो बैंक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। There are multiple layers in today's banking structure to cater to the specific and varied requirements of different customers and borrowers। बैंक्स में क्या होता है, हर किसी की एक ही नीड तो है नहीं कि जाएंगे अकाउंट खुलवाएंगे और पैसा जमा करेंगे। आज के टाइम में सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, तो बैंकिंग भी सिर्फ अकाउंट खोलना या पैसा जमा करने का ही सिर्फ काम नहीं करता है। अब वो भी सो मेनी फंक्शन, सो मेनी बेनिफिट्स द बैंक्स आर गिविंग टू अस नाउअडेज। तो हमारे को भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम फैसिलिटीज को अवेल भी कर रहे हैं। और इस टाइम पे, जबकि कोविड-19 एक पैंडेमिक, इस टाइम के अंदर हमने अपना ऑनलाइन बैंकिंग को बहुत ज्यादा यूज करा, जिससे हमें बेनिफिट्स भी मिले। तो ये सारी फैसिलिटीज ना हो तो हम कैसे कर पाए? तो डिजिटलाइजेशन इज मस्ट एंड बैंक्स आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। Now, the structure of banking in India plays a major role in mobilization of savings and promoting economic development। तो जितने भी इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। Now we will move to next topic। It is what is bank? तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैंक? बैंक क्या होता है? इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट भी किया है कि अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। तो बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। और कस्टमर्स कौन है? आप, हम सभी लोग कस्टमर्स है बैंक के। किसी न किसी वे में हम सभी लोग कस्टमर्स हैं। तो बैंकिंग क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Bank is generally understood as an institution which provides fundamental banking services। तो बैंकिंग सर्विसेज किस तरीके की प्रोवाइड करता है कोई भी बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके की सारी ही फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है। और आज के टाइम में हमें पैसे की नीड है, तो हम इधर उधर मांगने से सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम बैंक में जाएं, सीधा अप्लाई करें, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करें और इजीली हमें लोन अवेलेबल हो जाता है। तो हम अपनी कोई भी ड्रीम को उसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। सो सी हाउ मच बैंक्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। नाउ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे देश की 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 2 तरीके के सेक्टर है हमारे देश में इंडियन बैंकिंग के, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, दीज ऑल आर कमिंग दिस। तो ये तो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है और उसी के थ्रू सारा काम हो रहा है। और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसका कोई हायरार्की नहीं है जो हमें फॉलो करनी है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का? टेकिंग मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, इस टाइप के एग्जांपल्स आर कमिंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बैंक की बैंक क्या है। इसके बाद हम मूव करेंगे 2 टॉपिक्स पर, प्योर बैंकिंग एंड मिक्स्ड बैंकिंग। 2 टॉपिक्स हैं, 2 पॉइंट्स आर देयर कि प्योर बैंकिंग
और मिक्स बैंकिंग क्या होता है। प्योर बैंकिंग जो है बहुत ही सिंपल है, इजी वे में समझा जाए तो प्योर बैंकिंग वो बैंकिंग है जहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी ट्रेड को, किसी भी कॉमर्स को। तो प्योर बैंकिंग इज दैट कमर्शियल बैंक which provides short term loans only. Now we will move to mixed banking. Mixed banking वो बैंकिंग है जो खाली शॉर्ट टर्म लोन्स ही प्रोवाइड नहीं करता, वो साथ ही साथ मीडियम टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है। तो मिक्स का मतलब दो चीजें मिक्स हो गई, कौन सी दो चीजें, शॉर्ट टर्म लोन्स और मीडियम टर्म लोन्स। तो प्योर बैंकिंग में ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड इन मिक्स्ड बैंकिंग देयर आर two facilities available. We can take short term loans also and we can go for medium term loans also. So this is a brief regarding banking. If you have any queries, again I am saying please ask me in the comment section. Now we will move to RBI. It is our next topic of Unit 1. यूनिट 1 में ही आरबीआई हमारा जो टॉपिक है, अभी मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बताया, तो उसमें आरबीआई के टॉपिक के फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे हम फिर से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आरबीआई का। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक सभी को पता है। और इसका एक्ट क्या है? वैसे तो यूनिट 5 में पढ़ेंगे, बट फिर भी आरबीआई का एक्ट क्या है? 1935। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमें पता होना चाहिए और हमें याद भी रखनी चाहिए। आगे इस टॉपिक पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों से फिर भी ये बताऊंगी कि बहुत से बच्चे हैं हमारे कोर्स में, बीबीए में, बीसीए में, अदर कोर्सेज में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सारी चीजें आप कौन सा एक्ट है, कब इस्टेब्लिश हुआ, इस टाइप की अदर थिंग्स भी आप प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आप इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट माने और ध्यान से समझें और सुने, क्योंकि इसी के थ्रू काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में एसबीआई। तो एक बार एक बैंक का पेपर आया, उसमें एसबीआई के बारे में पूछा गया कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो उसमें ऑप्शंस थे, तो उसमें एक ऑप्शन था इंपीरियल बैंक। तो दैट इज द राइट आंसर। तो ये सारी चीजें हम क्लास में, कॉलेज में पढ़ते हैं पर हमें कभी ध्यान नहीं रहती और हमारा कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी जरूरी है, उसी के थ्रू हम पढ़ेंगे और कोई भी कुछ पढ़ाए तो दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस सब्जेक्ट को प्लीज इम्पोर्टेंट माने और आगे भी आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो नाउ वी विल मूव टू आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है हमने सबसे पहले, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई आर टू सुपरवाइज एंड अंडरटेक इनिशिएटिव्स फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। एनबीएफसीज ही मोस्टली लिखा रहता है, पर जैसे कि मैं हर बार पढ़ाती हूँ और बच्चों को तो बहुत से किसी भी चीज की फुल फॉर्म कभी पता ही नहीं होती है, तो मैं फिर भी आपको दोबारा से ध्यान दिलाऊं, एनबीएफसीज एफसीज के साथ ही हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो रिजर्व बैंक का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सुपरवाइज करना और इनिशिएटिव लेना फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सीधी सीधी बात करें तो आरबीआई इज द फॉरमोस्ट हेड ऑफ ऑल द बैंक्स, उसी के थ्रू सारे वर्क्स हो गए। इतना साफ से समझ लीजिए, ठीक है। Now we will move to some key initiatives. What are the key initiatives taken by RBI? First one is restructuring bank inspections. RBI का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वो कभी भी किसी भी बैंक की इंस्पेक्शन आराम से कर सकता है और वो चाहे तो सारी बैंक्स की भी एक साथ कर सकता है। Then second is fortifying the role of statutory auditors in banking system. टाइम टाइम पे ऑडिटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू जितनी भी ये बैंक्स हैं they have to give their reports to the RBI. ओके, तो ये इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया में बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर्ली चल रहा है। इसके बाद आएंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग फंक्शंस जो हैं आरबीआई के वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? बैंकिंग फंक्शंस, सुपरवाइजरी फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलवेज कम इन योर एग्जाम्स कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के फंक्शंस जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बैंकिंग फंक्शंस, सेकंड वन इज सुपरवाइजिंग फंक्शंस एंड थर्ड वन इज प्रमोशनल फंक्शंस। तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसा कि नाम है वैसा ही इनका वर्क भी है। तो वर्क में क्या है, बैंकिंग फंक्शंस में सबसे पहले बैंक ऑफ इशू अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट द बैंक हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। बैंक ऑफ इशू का मतलब आरबीआई के पास सारे राइट्स हैं कि वो किसी भी तरीके के नोट्स, किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स को इशू कर सकता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 rupee notes and coins and small coins allowed for the country is undertaken by Reserve Bank as agent of the government. Then second point is banker to government. The second important function of RBI is to act as government banker, agent and advisor. तो banker to government का मतलब है RBI हमेशा गवर्नमेंट के लिए एजेंट या एडवाइजर का रोल प्ले करता है। Then third is bankers bank and lender of the last resort. Bankers can be lenders of the last resort. बहुत बार ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा है एक्सटर्नल एग्जाम्स में आरबीआई के कि एक्सप्लेन हाउ आरबीआई इज द लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। तो हमें पता होना चाहिए हाउ इट इज लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। जब सारी बैंक को कहीं से कुछ पैसा नहीं मिल रहा, बैंक के पास अपना फंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, खत्म हो रहा है, तो कहां से लिया जा सकता है, आरबीआई से। तो आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कहीं कोई उम्मीद नहीं रही किसी भी बैंक को या कोई हेल्प चाहिए और वो कहीं से अवेलेबल नहीं होगी तो वो आरबीआई से हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जितना भी बैंक से क्रेडिट फ्लो है इन सबका कंट्रोल भी तो होगा कहीं ना कहीं, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई कि कितना क्रेडिट, कितने परसेंट पे क्रेडिट, कैसे हम लोग को ये फ्लो रखना है, दिस ऑल आर इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज financial. Then second one is supervisory function. Supervisory function में RBI के पास क्या है, RBI has so many powers and they will control and supervise each and everything regarding banking. तो RBI का यहाँ पे supervisory का मतलब क्या है, अच्छे से सब चीजों पे ध्यान देना, supervise करना कि सब चीज प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी RBI करता है सुपरविजन। और सुपरविजन में क्या करता है, वो कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देता है, उनके लाइसेंसिंग एस्टैब्लिशमेंट्स पे ध्यान देता है, ब्रांच एक्सपेंशन, अगर किसी ब्रांच का एक्सपेंशन होना है तो ये सारी चीजें अपने आप से कोई बैंक नहीं कर सकता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आरबीआई। तो सुपरवाइजरी फंक्शन है। देन इट इज प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन जैसा कि नाम है, प्रमोट करना। तो प्रमोशनल फंक्शन से क्या होगा, आरबीआई वाज आस्क्ड टू प्रमोट बैंकिंग हैबिट्स, एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू रूरल एंड सेमी अर्बन। इस तरीके की सारी चीजें प्रमोशनल फंक्शंस हैं। प्रमोशनल फंक्शन बैंकिंग को प्रमोट करना, और आरबीआई अपने लेवल पे इस तरीके के सारे ही रोल्स फुलफिल कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग की साइड आए, ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग का प्रमोशन हो। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ बैंकिंग इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, या अभी भी लोग उसी तरीके से पुराने तरीके से सिर्फ घर में पैसा रखना या इस टाइप की चीजें करते हैं। दे आर नॉट वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग बैंकिंग। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज से ओवरकम करने के लिए लोगों को आरबीआई अभी भी प्रमोशनल फैक्टर्स पे ध्यान दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारियां दे रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक के साथ जुड़े। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक कि आप लोग को समझ आया होगा। मेरी पूरे लेक्चर में यही कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए। दिस इज अ न्यू experience, so please watch, and if you have any kind of problem then write in comment section. Thank you, have a nice day.